फंडामेंटल राइट्स और हम बात करेंगे आज आर्टिकल 30 की। लास्ट आर्टिकल में हमने बात करी थी आर्टिकल 29 की। तो क्या कहता है आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में, ताकि वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकें और उनको एडमिनिस्टर कर सकें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। इसमें आपको पूरी आर्टिकल 30 के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइक व्हाट इज़ इट एंड किस चीज़ से डील करता है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि दे गेट द अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, लाइक किस प्रकार के राइट्स अवेलेबल हैं उनके लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आर्टिकल 30 को पढ़ते हैं। चलिए वीडियो चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। आर्टिकल 30 ये ग्रांट करता है माइनॉरिटीज़ को लिंग्विस्टिक और रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 दिस आर्टिकल ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज़ वाद रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। चाहे वो रिलीजियस से संबंधित हो, चाहे वो रिलीजन से संबंधित हो, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित हो। ठीक है, अगर वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कदम उठाते हैं दैन उनके पास ये राइट है। ठीक है, अब आर्टिकल 30 जो है 3 भागों में बांटा गया। 3 क्लॉज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्लॉज हमारा ये है, फर्स्ट ए है ये, और ये सेकंड क्लॉज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पहले क्लॉज की, तो इसमें दे रखा है कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी पसंद का कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज, हमारा पर्टिकुलर जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उसको यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनको सिखाया जाए, या अदर कोई भी जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें उनके पास हैं और वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट टू गारंटी दैम। अब इसमें क्या कहा गया है? अब कोई भी, अब जैसे कि मानकर चलिए एक पर्टिकुलर एक माइनॉरिटी है, लाइक ए माइनॉरिटी है, ये चाहती हैं कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश करें आसाम के एक पर्टिकुलर एरिया में। अब वहाँ पर पता चला कि गवर्नमेंट को वहाँ पर कोयला वगैरह निकल कर आ गया है, या कोई भी एक पर्टिकुलर वेलफेयर से संबंधित वहाँ पर कुछ भी अगर मेजर्स वहाँ पर उठाए जाने वाले हैं इस लैंड पर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इस लैंड को एक्वायर कर सकती है। बट यहाँ पर ये नहीं कि ये जो आर्टिकल है, ये जो क्लॉज 1 है, ये एब्रोगेट या इसका उल्लंघन किया जाए, नहीं, इनको जगह दी जाएगी। मगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो फिक्स्ड है, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोविज़न था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इसको ऐड करा गया था, ताकि जो माइनॉरिटीज़ का राइट है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है अब। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट अब एक लीगल राइट है आर्टिकल अंडर 380 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट हुआ करता, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आर्टिकल 31 के अंडर आया करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन ग्रांटिंग एड, यहाँ पर अगर कोई भी स्टेट है वो ग्रांट करता है एड पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ को, ताकि वो अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी पसंद का उसको इस्टेब्लिश कर सकें और उसको एडमिनिस्टर कर सकें, तो यहाँ पर जो स्टेट है ना कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर बात करें तो जो आर्टिकल 30 है, अब जो हमने आर्टिकल 29 पढ़ा था उसमें एक वर्ड था दैट इज़ दी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो वहाँ पर इसका मतलब था कि कोई भी अगर सेक्शन है सिटीजन्स का, लाइक अगर वो मेजोरिटी में भी आता है, तो अगर वो उसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वेयर एज यहाँ पर जो आर्टिकल 30 है ना ये खाली माइनॉरिटीज़ के लिए है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, ना कि ये एक्सटेंड होगा किसी भी अदर सिटीजन के लिए, सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स के लिए, जैसे कि आर्टिकल 29 होता है। ठीक है, अब माइनॉरिटी टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि माइनॉरिटीज़ के पास ये भी राइट है कि वो अपने बच्चों को अगर अपने ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास ये पर्टिकुलर राइट है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। 3 टाइप के हैं ये, ठीक है। अब वो कौन कौन से? पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो ये है कि जो रिकॉग्निशन सीख करता है, रिकॉग्निशन लेता है और मदद भी लेता है स्टेट से, ठीक है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ पर खाली रिकॉग्निशन लेता है मगर कोई भी पैसा नहीं लेता, कोई भी सहायता नहीं लेता स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और तीसरा इंस्टीट्यूशन इस प्रकार है कि वो ना तो रिकॉग्निशन लेता है ना ही कोई सहायता लेता है स्टेट से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें जो पहला इंस्टीट्यूशन है और दूसरा इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर जो पावर होगी सिलेबस से रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, एकेडमिक के रिगार्डिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ और सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होंगे ये सारी चीज़ें, यानी इन पर जो ना रेगुलेटरी जो पावर है स्टेट की वो होगी, ठीक है। स्टेट जैसा मतलब प्रेस्क्राइब करेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अप्लाई करी जाएंगी, ठीक है, एप्लीकेबल होंगी। अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर स्टेट का कोई भी बोलबाला नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जनरल लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो लेबर का लॉ है, लेबर के लॉ की बात करें, लाइक एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है, ठीक है, वो होनी चाहिए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्टेट का कोई भी बोलबाला यहाँ पर नहीं रहेगा। लाइक थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक लॉज, टैक्स लॉ वगैरह, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर अप्लाई होंगी, बट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में। चलिए अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना मलंकारा, सीरिया और कैथोलिक कॉलेज केस में 2007 में कुछ जजमेंट दी थी, ठीक है, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके पास क्या क्या राइट है और कैसे कैसे वो एडमिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं वो जो आर्टिकल का जो है क्लॉज 1 है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। मतलब कि ये जो क्लॉज 1 है ना इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने समराइज़ करें जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, लाइक माइनॉरिटी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे वो उसके मतलब वो किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे अगर वो इस्टेब्लिश करते हैं अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार उन्हें। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी के जो अगर वो इस्टेब्लिश करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो उनको एडमिनिस्टर के संबंधित, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित कुछ राइट्स उनके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो राइट है वो बात करता है जो एक गवर्निंग बॉडी जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गवर्न करेगी उसको जो फाउंडर है वहाँ का वो चूज़ करेगा, ठीक है, जिसका भी उसमें फेथ हो। जैसे कि जो किचन कैबिनेट होती है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी पसंद के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो चुनते हैं ताकि वो इंस्टेंटली अगर कोई फैसला लेना चाहे तो उनसे डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि यहाँ पर जो फाउंडर है वो डिसाइड करेगा कि उसको किस में विश्वास है, तो वो उन कुछ चुनिंदा बंदों को लेकर आएगा बाहर और उनको एज ए गवर्निंग बॉडी डिक्लेयर करेगा, और तो वो ही कुछ जो डिसीजंस हैं वहाँ पर उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। अब कोई भी अगर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ अगर कोई भी एक्शन लेना हो तो वो सारी चीज़ें भी ली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरीके से एडमिशन लेना है उनकी चॉइस के आधार पर, ये सारी चीज़ें कि कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मगर एक रीज़नेबल फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और अगर फाउंडर के पास कुछ भी अपनी एक प्रॉपर्टी और वो चाहता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लगा दे तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे उसके पास, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो आ जाता है यहाँ पर सेकंड जजमेंट का सेकंड पार्ट वो ये है कि यहाँ पर जो राइट्स हैं वो कॉन्फर्ड करेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए ओनली टू इंश्योर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। किसके साथ? मेजॉरिटी के साथ। लाइक जो मेजॉरिटी में है पॉपुलेशन उसके साथ तालमेल बन सके अच्छे तरीके से, इसलिए माइनॉरिटीज़ को ये सारे राइट्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए यहाँ पर कोई भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है लाइक
माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ ये भी हिंदू हैं और जो मेजोरिटी हैं ये भी हिंदू हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिवर्स यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटीज़ को कोई भी फेवर नहीं करा जाएगा। ये चीज़ आप ले लीजिए और यहाँ पर मेजोरिटी जो जनता है वहाँ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये माइनॉरिटी में इसको फेवर में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तीन बच्चे हैं, क्या है कि तीन बच्चे हैं, तीनों जो है दो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और एक मेजॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये तीन बच्चे हैं, अब तीन में से दो को ये नहीं कि दो को एक अच्छे से उसमें दिया जाएगा, क्या नाम है, एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा मगर इसको नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि ये माइनॉरिटी से बिलोंग करते, नहीं ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये एससीज जो होते हैं और एसटीज जो होते हैं और ओबीसी वगैरह, तो यहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें, ना कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के केस में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, और यहाँ पर जो जनरल लॉज हैं लैंड के वो भी अप्लाई होंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट अगर उसमें आ रहा है कोई भी, या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, अगर इन सारे से संबंधित कोई भी अगर इशू सामने आ जाता है और वो जो मैटर है फिर लैंड से रिलेटेड हो जाता है, तो यहाँ पर लॉज हैं, जनरल लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो है ये है कि यहाँ पर कि ये जो राइट है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटीज़ के, ठीक है, और जो ऊपर जितने भी राइट दिए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ना ही यहाँ पर कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। इन पर कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। इनको चेक भी करा जा सकता है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना स्टेट के द्वारा कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स के वेलफेयर से संबंधित, टीचर से संबंधित, ठीक है, ताकि उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको भी बराबर ही दर्जा दिया जा सके, ठीक है, और उनकी भी सुनवाई की जा सके, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो फिर कहाँ जाएंगे वो, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेट के द्वारा जो रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं कंसर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होती है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कुछ भी जो रेगुलेशन सब बनाए जा सकते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखे रखा है, सच रेगुलेशंस डू नॉट इन एनी मैनर इंटरफेयर विद द राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर जितनी भी दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं अगर ये इंटरफेयर नहीं करेंगी किससे, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के साथ, जहाँ पर ये वादा किया गया इस आर्टिकल के द्वारा कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट बिंग मेट एंड द अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्रीडम, ठीक है। यही के ऊपर जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं ना, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो यहाँ पर ये जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना वो इस चीज़ से फ्री रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, जिसमें जो स्टेट से फंड ले रहे हैं या फिर स्टेट से रिकॉग्निशन ले रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट डज नॉट अल्टर द नेचर, अगर कोई भी स्टेट से फंड ले रहा है या फिर वहाँ से रिकॉग्निशन ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ना उसका कैरेक्टर ही चेंज कर देगा। अगर जैसा स्टेट चाहे वैसा नहीं, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटीज़ चाहती हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो वही होंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल अब हमने समझ लिया है कि क्या है क्या चीज़ नहीं है आर्टिकल 30 में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। फेसबुक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जा सके, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।